नमस्कार मित्रों। आज हम लेकर आए हैं ना, मेरे हाथ में ये जो किताब है विवश हम, ये कहानी संग्रह है कुलवंत कोछड़ जी की कहानियों का। कुलवंत कोछड़ जी का जन्म 15 अगस्त 1947 को हुआ था और ये उनका कहानी संस्करण जो संग्रह प्रकाशित हुआ था, प्रथम संस्करण है 1981 में, यानी 70 के दशक में लिखी हुई कहानियाँ हैं ये सब। और ये शीर्षक जो है विवश हम, ये इसके अंदर जो कहानियाँ हैं 9-10 कहानियों का संग्रह है। इसके अंदर जो कहानियाँ हैं उनको इतना सार्थक करता है। और सच पूछो तो उस समय का समाज ऐसा ही था। सरकारी नौकरियां निकलती नहीं थी, लड़के पढ़ जाते थे। पिताजी लोग अगर प्राइवेट नौकरी छुट्टी कर रहे हैं तो आर्थिक स्थिति इतनी विपन्न रहती थी घरों की कि मानसिक दबाव रहता था और उससे इतर आदमी सोच ही नहीं पाता था। इस संग्रह की हर एक कहानी में विवशता, किसी न किसी प्रकार की विवशता को, कभी वो आइडेंटिटी क्राइसिस है, कभी वो अपने से कम काबिल बॉस की खुशामद हो या उसकी बातें सुनने की मजबूरी हो, कभी सामाजिक परिवेश के साथ तालमेल बिठाने की बात हो। विवशताओं को ये कहानियाँ इस तरह से परिभाषित करती हैं कि जिन्होंने वो दौर देखा है उन्हें लगेगा कि हाँ, सचमुच ऐसा ही तो होता था। और जिन्होंने नहीं देखा है उनको लगेगा कि अच्छा, ऐसा भी समय था। हाँ, ऐसा नहीं है कि उस श्रेणी के लोग आज के समाज में नहीं हैं। आज भी ऐसे लोग हैं जो ये सब झेलते हैं या दूसरी तरीके के अत्याचार और शोषण के शिकार होते हैं, और उनकी वेदना को इन कहानियों में बहुत अच्छी तरीके से दर्शाया गया है। और आज हम आपके सामने लेकर आए हैं कुलवंत कोछड़ जी की एक कहानी, इसी संग्रह की विवश हम की एक कहानी युक्ति। देखिए, कहानी सुनकर आपको खुद समझ में आ जाएगा। तो कहानी कुछ यूँ शुरू होती है। 5:25 हो रहे थे। लोग अपना काम समाप्त कर चुके थे। अब समय काटने के लिए कोई लेज़र के पन्ने उलट पलट रहा था, तो कोई किसी फाइल को गौर से स्टडी करने का अभिनय कर रहा था। मेरी तरह कोई एकाध वास्तव में काम समाप्त करने की कोशिश में था। अभी कुछ वाउचर रह गए थे डे बुक में एंटर करने के लिए। मेरा ख्याल था किसी भी तरह 5:45 बजे तक मैं अपना काम पूरा कर लूँगा, इसलिए पूरी तन्मयता से डे बुक में तल्लीन था। आपकी चिट्ठी साहब, चपरासी ने मेरा ध्यान तोड़ा। लिफाफा मेरे हाथ में देते हुए उसने हस्ताक्षर के लिए प्यून बुक मेरे सामने रख दी। लिफाफे को उलट पुलट कर मैंने 2-4 बार देखा, परंतु उसे खोलने का साहस न कर पाया। मन में अनेक आशंकाएं उठ रही थीं। मैंने घबराकर लिफाफा दराज में रख दिया। सोचा 5-7 मिनट में जब सब लोग चले जाएंगे तो एकांत में देखूंगा। मेरा हाल इस समय वही हो रहा था जैसा कि परीक्षा का परिणाम घोषित होने से कुछ क्षण पूर्व विद्यार्थियों का हुआ करता है।
एक नज़र मैंने अपने चारों ओर डाली। अब शर्मा जी लेजर फैलाए बैठे थे उस कमरे में। गौड़ दरवाजे तक पहुंच गया था। गर्ग अपनी मेज साफ कर चुका था और चलने को ही था। मैंने अनुभव किया शर्मा जी मुझे चोर निगाहों से घूर रहे हैं, लेकिन प्रत्यक्ष रूप में वे हाथ में पेंसिल लिए लेज़र में आंख गड़ाए गंभीर मुद्रा में बैठे थे। मैंने अनमने से फिर वाउचर एंटर करने शुरू कर दिए। डर भी रहा था मन में कि कोई एंट्री गलत ना हो जाए, पर काम पेंडिंग छोड़ना भी मुझे अच्छा नहीं लगता। क्या लिखा है? शर्मा जी ने मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए सहानुभूति से कहा। जाने क्यों शर्मा जी का स्वभाव मुझे पहले दिन से ही अच्छा नहीं लगा। फटे हुए कॉलर की कमीज कई कई दिन तक पहने रहते। उनका चश्मा बार बार नाक पर आ जाता। अधिकतर बाल पक चुके थे। रिटायर होने में 4-5 साल बाकी रहे होंगे। सर्दियों में खादी का कोट और उसी के साथ की टोपी पहने रहते। इस तरह की वेशभूषा से मुझे यूं ही चिढ़ है। उस पर शर्मा जी की चापलूसी की आदत। कुल मिलाकर मुझे उनसे घृणा सी होने लगती थी। शुरू में जब मैं इस दफ्तर में आया तो मुझे भी उन्होंने यही शिक्षा देनी चाहिए। बेटा, ये सरकारी नहीं, प्राइवेट नौकरी है। यहाँ पर जी हुजूरी करनी पड़ती है। काम से ज़्यादा सलाम ज़रूरी है। प्रमोशन, इंक्रीमेंट सब चापलूसी से मिलता है। कामयाब होना चाहते हो ना, तो ये सब सीखना ही पड़ेगा। मुझे अपने काम पर भरोसा है शर्मा जी। ये चापलूसी अपने बस का रोग नहीं है। मैंने जवानी के जोश में गर्व से कहा था, मैं अपनी कॉन्शियंस के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। कोई मीमो तो नहीं है ना? शर्मा जी ने दोहराया। मैंने देखा नहीं अभी। मेरा स्वर कांप रहा था। घबराओ नहीं बेटा, देखो तो सही है क्या, कहकर उन्होंने दराज की ओर हाथ बढ़ाया। शर्मा जी अनुभवी हैं। इनके सामने कई लोगों को मीमो दिए गए होंगे, इसीलिए तो इन्होंने जाना मुझे मीमो ही दिया गया होगा। मेरी आशंका जैसे विश्वास में बदलने लगी। मेरी सारी शक्ति जैसे किसी ने खींच ली। उनका विरोध नहीं किया मैंने। उन्होंने अपना चश्मा नाक पर ठीक किया। मैं चुपचाप उनके चेहरे पर आते जाते भावों को पढ़ने का प्रयत्न करता रहा। केवल उनके होंठ हिल रहे थे, निशब्द। पत्र पढ़ चुकने के बाद वे चुप मुझे देख रहे थे। उनकी गंभीर मुद्रा देखकर कुछ पूछ पाने का रहा साहस भी जाता रहा। केवल भय और उत्सुकता से मैंने उनकी आंखों में झांका। नहीं, घबराने की कोई बात नहीं है। अब भी समय है, यदि तुम संभलना चाहो। उन्होंने
पत्र तह करके मेरे सामने रखते हुए कहा, श्री संधू को सूचित किया जाता है कि उनके कार्य को ध्यान में रखते हुए उन्हें 3 महीने का समय दिया जाता है। इस अवधि में यदि उनके कार्य में कोई सुधार न हुआ तो उनकी नियुक्ति पर पुनर्विचार किया जाएगा। मैनेजिंग डायरेक्टर। पत्र मेरे हाथों से छूटकर मेज पर जा गिरा। चेतना शून्य होती प्रतीत हुई। आंखों के आगे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में लगी बेरोजगार लोगों की भीड़ घूम गई। किराए के अभाव में पैदल चलते हुए पाँव में चुभते जूतों के कीलों का दर्द अनुभव होने लगा। तुम उस दिन मेरी बातों का बुरा मान गए थे संधू, लेकिन यह एक कड़वा सत्य है। कौन चाहता है किसी की चापलूसी करना? किसके कॉन्शियस नहीं होती है? पर मजबूरी ना, मजबूरी बेटा सब कुछ करवाती है। मैं जानता हूँ, पता है मुझे, मेरी इन बातों के कारण तुम मुझसे नफरत करते हो, परंतु तुम ही बताओ, अगर तुम्हारे ऊपर 4-5 व्यक्ति आश्रित होते जिनका सहारा केवल तुम ही होते तो तुम क्या करते? अगर मैं उनकी हाँ में हाँ मिलाता हूँ तो किस लिए? इसलिए नहीं कि मैं उनकी बातों से सदा सहमत होता हूँ। सच पूछो तो मैं उन्हें 1 नंबर का मूर्ख समझता हूँ। मैं उनकी इज्जत नहीं, उनसे घृणा करता हूँ। तुमसे कहीं अधिक घृणा करता हूँ। शर्मा जी आवेश में कहते चले गए। बस स्टॉप तक वो मेरे साथ आए। मैं उन्हें केवल आश्चर्यचकित होकर देखता रहा, कुछ बोला नहीं। शर्मा जी की बस आ गई। वे मेरा कंधा थपथपाकर हाथ हिलाते हुए बस में बैठ गए। मैंने बस की प्रतीक्षा नहीं की। यूं भी 1-1.5 मील की दूरी पर घर था, पैदल ही चल दिया। आज सरिता से भी मिलने का मन नहीं हुआ। अनायासी पांव घर की ओर बढ़ गए। एक बार ख्याल भी आया एक बार ख्याल कि सरिता प्रतीक्षा करेगी, लेकिन कदमों ने साथ नहीं दिया। मुझे अपने आप पर ग्लानि हो रही थी। शर्मा जी के विषय में मैंने कितनी गलत धारणा बना ली थी। रास्ते में सोचा कि कंपनी के मालिक से मिलकर बात कर लूं कल सुबह। फिर विचार आया कोई लाभ नहीं होगा, उल्टे अपना ही अहित होगा। बीमारी के कारण एक बार अवकाश लिया था। 7 तारीख को वेतन मिला तो 4 दिन के पैसे काट लिए गए थे। उस दिन भी मैं एमडी से मिलने गया था। परिणाम क्या हुआ? अगले दिन से काम से लाद दिया गया। धीरे धीरे अकाउंटेंट ने अपना सारा काम मुझे सौंप दिया। मैं काम के बोझ तले दबता चला गया और शर्मा जी जैसे लोग ऐश करते रहे। दिन में न जाने कितनी ही बार मुझे बुलाकर पूछा जाता, ये क्या हो गया, ये हो गया क्या, वो हो गया क्या। शर्मा जी के कहे शब्द अब मुझे सत्य लगने लगे। मालिक लोग अंधे और बहरे होते हैं।
इनकी आंखें और कान हैं इनके एडवाइज़र और चमचे। आंखें और कान जो मालिक लोगों के हैं वो एडवाइज़र और चमचे ही होते हैं। मैंने पूछा था, आपका मतलब है ये लोग मूर्ख हैं? अगर मूर्ख हैं तो इतना बड़ा बिजनेस कैसे संभाले हुए हैं? शर्मा जी बोले थे, ये दोष अथवा गुण पूंजीवाद का है। इनसे कहीं अधिक बुद्धिमान और योग्य व्यक्ति ठोकरें खाते फिरते हैं। इन लोगों के लिए अपना खून पसीना एक कर देते हैं और बदले में उन्हें क्या मिलता है? कुछ नहीं। किसी धनवान के घर में जन्म ले लेने से ही ज्ञान, बुद्धि और योग्यता नहीं मिल जाते, पर धन इन सब कमियों को पूरा कर देता है। अपने डायरेक्टर को ही देख लो, मेरे सामने ही खेला कूदा और बड़ा हुआ है। जब नया नया आया था ना, तो मुझे शर्मा जी कहकर बड़े अदब से पेश आता था। तब ये दफ्तर के काम से कतई अनभिज्ञ था। हम लोगों ने ही उसे सब सिखाया और अब ये हम ही को आंखें दिखाता है। ये सब लगभग भाषण की मुद्रा बना शर्मा जी ने मुझे समझाने का प्रयत्न किया था उन्होंने समझाने का प्रयत्न। आ गए वीरेन बेटा। जैसे ही मैंने घर में कदम रखा, आंगन में बनियाइन धोती पहने आराम कुर्सी पर बैठे एक उर्दू के अखबार के पन्ने पलटते हुए बाबूजी ने निरर्थक सा प्रश्न किया। ये प्रश्न मुझे हमेशा चिढ़ा देता है। जब देख ही रहे हैं कि मैं आ गया हूँ तो ये प्रश्न क्यों? संभवतः बात शुरू करने के लिए ही इसका सहारा लिया था। आज ऑफिस नहीं गए आप? उत्तर देने के बजाय मैंने प्रश्न ही पूछ लिया था। ऑफिस तो गया था, लेकिन कुछ कहते कहते रुक गए वे। लेकिन क्या तबीयत ठीक नहीं थी क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, सब ठीक ही तो है। मुझसे कुछ छुपाते हुए मुझे वो ऐसा लगा कि वो कुछ छुपा रहे हैं, कुछ छुपाते हुए लगे मुझे वो। मैंने एक्सटेंशन के लिए दरखास्त दी थी। मुझे पूरी उम्मीद थी कि 1-2 साल की तो मंजूरी मिल ही जाएगी। उन्होंने अनमने से चाय का घूंट कंठ से नीचे उतारते हुए 2 बार इधर उधर की बातों के बाद कहना आरंभ किया। मैं उत्सुकता से उनके चेहरे को देखने लगा। वो अर्जी नामंजूर हो गई है और अब अगले महीने की 21 तारीख को मैं रिटायर हो जाऊंगा। बहुत दूर से जैसे सोचते हुए धीरे से कहने लगे। कृष्णा के ब्याह के विषय में ही संभवतः उन्होंने कुछ कहा, लेकिन मुझे याद नहीं। मुझे ये भी याद नहीं कि मैंने क्या जवाब दिया था उन्हें। इतना अवश्य याद आता है कि मैं चेतना शून्य सा हो गया था। कुछ सोचने समझने की जैसे शक्ति ही नहीं शेष बची थी। बाबूजी थोड़ी दूर बैठी दाल बीनती हुई छोटी बहन कृष्णा की तरफ एकटक देखते हुए चिंतित मुद्रा में कुछ कह रहे थे। अगली सुबह के समाचार पत्र में
एक अध्यापिका द्वारा लिखित पत्र को पढ़कर जी चाहा जिनके विषय में उसने शिकायत भेजी है उन्हें बधाई दूं, उनके साहस की प्रशंसा मुक्त कंठ से करूं। माननीय अध्यापिका ने लिखा था कि कुछ पुस्तकें इस वर्ष पाठ्यक्रम के लिए ऐसी चुनी गई हैं जिनमें संकलित कहानियाँ अथवा लेख विद्यार्थियों के नैतिक स्तर को गिराने में सहायक होंगे। वे सत्य पर असत्य और पुण्य पर पाप की विजय को प्रमाणित करते हैं। उसके अनुसार ऐसी पुस्तकें आज के विद्यार्थियों के लिए उचित नहीं, परंतु मुझे लगा इन पुस्तकों में कुछ भी गलत नहीं है। आज सफलता के लिए ऐसी ही पुस्तकें पढ़ी जानी चाहिए। नैतिक न सही, आर्थिक स्तर तो ऊंचा उठता। नैतिक न सही, आर्थिक स्तर तो ऊंचा उठेगा। और आर्थिक समृद्धि एक ऐसी धुरी है जिसके चारों ओर योग्यताएं चक्कर काटा करती हैं। इन्हीं विचारों में डूबा मैं दाढ़ी बनाने के लिए अपनी शेविंग सेल्फ के सामने जा खड़ा हुआ। साबुन मल के जैसे ही रेजर चलाना शुरू किया, बाएं गाल के नीचे ब्लेड लग गया। लाल लाल खून की बूंदें टपक पड़ी। उस दिन इस गाल पर 5 उंगलियों के निशान पड़ गए थे। 8वें दर्जे में फीस माफ़ी के लिए प्रार्थना पत्र दिया तो पिताजी की सही आय लिखवा दी थी। यही मेरा दोष था जिसके लिए थप्पड़ पड़ा था। वही घटना आज फिर याद आ गई। काश पिताजी की वो चपत मुझे व्यवहारिक बना पाती। एक ठंडी सांस अनायास ही निकल गई। मैंने रेजर खोल कर देखा। ब्लेड पुराना होने के कारण खुरदुरा हो गया था। नया ब्लेड मंगवाकर शेव पूरी की तो देखा दफ्तर के लिए लेट हो रहा था। सीट पर बैठते ही चपरासी ने बताया अकाउंटेंट साहब ने बुलाया है। मिस्टर संधू, ये लो ट्रायल बैलेंस, जरा इसे देख लो जल्दी से। इसमें 335 रुपये और 50 पैसे का डिफरेंस आ रहा है। मिल जाए तो जल्दी ही मुझे दे देना, आज शाम तक ये फाइनल करना है। उन्होंने ट्रायल बैलेंस मेरे हाथ में दे दिया। आधे घंटे के परिश्रम के बाद डिफरेंस मिल जाने पर मैं ट्रायल बैलेंस लेकर अकाउंटेंट साहब के कमरे में गया तो उन्होंने झुंझला कर पूछा, क्या है? सर, डिफरेंस मिल गया। ट्रायल बैलेंस उनके सामने रखते हुए मैंने कहा, मिल गया? अपने आश्चर्य को दबाने का भरपूर प्रयत्न करते हुए उन्होंने कहा, जी, यहाँ यह एंट्री गलत हुई थी। मैंने एंट्री दिखाते हुए कहा, इस गलती का मुझे पता तो था, मैं जानता था यहीं पर गड़बड़ है, लेकिन देखना चाहता था तुम उसे कितनी जल्दी डिटेक्ट कर सकते हो। उनके होंठों पर कुटिल मुस्कान खेल रही थी। अपने सारे क्रोध और उसके प्रति उमड़ आई घृणा को बड़ी कठिनाई से दबाते हुए मैंने संयत स्वर में कहा, यू आर ए जीनियस सर। मैं आपकी तरह स्पीड और कुशलता से तो अभी काम नहीं कर सकता। हाँ, आपकी गाइडेंस में सीख अवश्य जाऊंगा। दरवाजे तक पहुँचते पहुँचते मेरे कानों में उनका स्वर सुनाई पड़ा, काम तुम अच्छा करने लगे हो। इसी तरह दिल लगाकर मेहनत करोगे तो मैं तुम्हारा केस जल्दी ही तरक्की के लिए रिकमेंड कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच सर।
मैंने एक बार घूमकर घृणा से चबा चबा कर शब्द कहे और उसके केबिन से बाहर आ गया। हर एक शब्द से, हर एक शब्द चित्र में विवशता कितनी अच्छी तरीके से दिखाई देती है। विवश हम, ये उस जमाने के लोग, नवयुवक सब अपनी अपनी विवशताओं को ढोते हुए कुलवंत कोछड़ के इस कहानी संग्रह विवश हम में। धन्यवाद।